हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अरविंद इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन पोर्टल पर। मैं दीपक वर्मा, जीएस फैकल्टी, एक बार फिर आपके सामने बायोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चैप्टर्स लेकर आया हूं, जिसको हम लोग पोषक पदार्थ या न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। न्यूट्रिएंट्स कितना जरूरी होता है, पोषक पदार्थ कितने जरूरी होते हैं, जो आपके शरीर के लिए तो जरूरी होता ही है, साथ ही साथ दोस्तों ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए देखते हैं पोषक पदार्थ क्या होते हैं। बेसिकली न्यूट्रिएंट्स जो है, जो भी चीज़ें हम खाते हैं या जिस चीज़ का हम लोग पोषण करते हैं, वो उनको हम लोग पोषक पदार्थ क्यों कहते हैं, या पोषक पदार्थ हैं क्या, ये हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, यही सारी बातें जो है, यही सारी चीज़ें आपको आज के इस टॉपिक में, आज के इस सब्जेक्ट पर आपको समझने का मौका मिलेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और बेल आइकॉन बटन को दबाइए, ताकि इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हों वो तुरंत आपके जो है नोटिफिकेशंस पर सामने आए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पोषक पदार्थ। देखिए, सबसे पहली बात तो पोषक पदार्थ होते क्या हैं। ऐसे पदार्थ जो आपके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा दें, ऐसे पदार्थ जो आपके शरीर के आकार को मेंटेन रखे, बनाए रखें, ऐसे पदार्थ जो आपके शरीर के आकार को एक मूर्त रूप दे, ऐसे पदार्थ जो आपके हड्डियों को मजबूत करे, ऐसे पदार्थ जो रिप्रोडक्शंस या जनन क्षमता को बढ़ाने का काम करे, ऐसे सभी पदार्थों को पोषक पदार्थ कहते हैं। तो ये पोषक पदार्थ हैं क्या, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हमें खाना चाहिए, या हमें अपने डेली के डाइट में ऐसा क्या चीज़ें लेना चाहिए जिसके वजह से हमारा शरीर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए, और इन तमाम प्रकार के जो है जैव रासायनिक जो घटनाएं या जो जैव रासायनिक क्रियाएं हमारे शरीर में हो रही है वो प्रॉपर ढंग से चले। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पोषक पदार्थ में कि वो कौन कौन से पोषक पदार्थ हैं जिन्हें हमें लेना होगा। ठीक है, तो जब हम पोषक पदार्थ की बात करते हैं तो प्राणी वर्ग के दो जीवों की बात करते हैं। एक तो वो है जो जंतु वर्ग है, और जो दूसरा है जिसको हम लोग पादप वर्ग यानी कि प्लांट किंगडम कहते हैं। तो सबसे पहले जंतु वर्ग में देखिए, जंतु या मनुष्य, हम लोग अलग से इसको मनुष्य भी कह सकते हैं, यानी ह्यूमन बींग्स किस तरह के पोषक पदार्थ, या जंतुएं एनिमल्स किस तरह के पोषक पदार्थ लेते हैं। एनिमल्स जो है वो किस तरह के पोषक पदार्थ लेते हैं, और साथ में पादप यानी कि पौधे यानी कि प्लांट्स किस तरह के पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं जिससे उनका विकास हो सके। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जंतुओं के बारे में बात करते हैं। जंतुओं के विकास के लिए, जनन क्षमता विकसित करने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, ताप नियंत्रण करने के लिए जिन जिन पोषक पदार्थों की जरूरत होती है वो सारे पोषक पदार्थ मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। सबसे पहला पोषक पदार्थ जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट ऐसा पोषक पदार्थ है जो हमारे शरीर के ऊर्जा क्षमता को विकसित करता है, या हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बढ़ाता है। ठीक है, अब दूसरा जो पोषक पदार्थ है जिसको हम लोग कहते हैं फैट यानी कि वसा जो है ऐसा पोषक पदार्थ है जो हमें ऊर्जा देने का भी काम करता है, और साथ ही साथ हमारे बॉडी की संरचना यानी हमारे शरीर को एक आकार देने का भी काम करता है। तो ये दूसरा पोषक पदार्थ है। तीसरा, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ है, जिसको हम लोग प्रोटीन के रूप में जानते हैं, तो ये प्रोटीन जो है तीसरा पोषक पदार्थ है जिसको हम लोग किस रूप में लेते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो ऊतक बनते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल बनते हैं, वो सेल बनने के लिए जो है जो पोषक पदार्थ रिस्पॉन्सिबल होता है वो प्रोटीन होता है। मित्रों, प्रोटीन की एक और विशेषता होती है कि प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर के लिए बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। अक्सर आपने देखा होगा
या आपके आसपास या आप खुद भी जो है अगर जिम वगैरह अटेंड करते होंगे तो वहां पर जिम का जो ट्रेनर होता है वो आपको यही सजेस्ट देता है कि आप जो है फैट या कार्बोहाइड्रेट जैसे चीज़ों को मत लीजिए, उसके जगह पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीनस चीज़ों का सेवन कीजिए। तो इस तरह के जो है प्रोटीनस चीज़, क्योंकि प्रोटीनस चीज़ें जो है आपके शरीर के अंदर ऊतक का विकास करते हैं, आपके बॉडी के अंदर जो है सेल्स का विकास करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। कौन करता है? प्रोटीन करता है। और प्रोटीन मित्रों, प्रोटीन की एक और बड़ी विशेषता होती है कि प्रोटीन जो है ना सिर्फ आपके लिए बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, बल्कि प्रोटीन जो है आपके बॉडी में जो है वो एनर्जी लेवल को बढ़ाने का भी काम करता है। इसका मतलब यह है कि प्रोटीन ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो टूटने के पश्चात जो है क्या होते हैं? एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए प्रोटीन भी जो है एक इंपॉर्टेंस सोर्स हो सकता है। ठीक है। और जो तीसरा सोर्स है जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है विटामिन। विटामिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स which grow our body, which make our body to fight with the diseases। मतलब हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। याद रखिए, कई बार यह क्वेश्चन पूछा भी गया है कि निम्न में से कौन बॉडी को ऊर्जा देने का काम करता है? तो अगर आपके सामने कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और प्रोटीन है और साथ में वसा भी है, तो आपका आंसर होगा मित्रों, आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर जो है वो है विटामिन होगा। क्या होगा? विटामिन। तो विटामिन एक काम और भी करता है, विटामिन हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का भी काम करता है। और एक लास्ट फैक्टर है जिसको हम लोग पांचवा फैक्टर जो एक न्यूट्रिएंट्स के रूप में है, इसको हम लोग कहते हैं, आप लोग समझ भी गए होंगे, वो है खनिज यानी कि मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या करता है? मिनरल्स जो है यानी खनिज तत्व जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जो है कई तरह के मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं, यानी उपापचयी क्रियाओं को बनाए रखने का काम किसका होता है? तो वो है मिनरल्स। मिनरल्स का काम है बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनको बनाए रखने का काम, यानी उनको सही करने का काम या उनको मेंटेन करने का काम करते हैं। इनकी एक और विशेषता होती है, बॉडी के अंदर किसी तरह का अगर डिहाइड्रेशन होता है तो डिहाइड्रेशन को भी, यानी कि जल की कमी होती है या निर्जलीकरण होती है, तो निर्जलीकरण को भी दूर करने का काम कौन करता है? खनिज करता है। तो याद रखिए दोस्तों, इस तरह से हम लोग 5 जो है पोषक पदार्थों का सेवन करते हैं जो हमारे बॉडी के लिए किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कारणवश जो है हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। सबसे पहला जो है कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा है फैट, तीसरा है प्रोटीन और चौथा है विटामिन, और पांचवा फैक्टर जो है वो है मिनरल्स यानी कि खनिज तत्व। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जल भी जो है एक अमुक फैक्टर होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जल में हमको खनिज तत्व ही तो मिलते हैं। जल में हमको विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व यानी कि विभिन्न प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाए रखने के लिए अति आवश्यक होते हैं। इसीलिए हमने सिर्फ मिनरल्स लिखा है, यहाँ पर जल को हमने नहीं लिखा है। ठीक है। तो आइए ये जंतुओं को लेने के लिए या जंतुओं के ग्रोथ के लिए या जंतुओं की शारीरिक संरचना को बनाए रखने के लिए या फिर जंतुओं की जनन क्षमता को विकसित करने के लिए ये पोषक पदार्थ जो है बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ पोषक पदार्थ जो है जो पादपों के लिए भी जरूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है, वो हम लोग देखेंगे। देखिए, पादपों को 2 तरह के पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहले को हम लोग बोलते हैं दीर्घ मात्रिक तत्व, जो पदार्थ जो पादप वर्ग लेते हैं, दीर्घ मात्रिक तत्व। ठीक है। या इसको हम लोग कहते हैं मैक्रो एलिमेंट। आपने देखा होगा, जैसे आप लोग खेती के समय में या एग्रीकल्चर करने वाले लोग या अच्छी तरह से जानते हैं कि उनको जो है खेतों में या पौधों में किस तरह के जो है तत्वों को डालना है। तो जैसे फास्फेट डालते हैं उर्वरक के रूप में, नाइट्रोजनी उर्वरक डालते हैं, या फिर सोडियम उर्वरक डालते हैं, पोटेशियम उर्वरक डालते हैं। इस तरह के कई तरह के उर्वरकों का उपयोग करते हैं, जिनमें से कुछ उर्वरक जो पौधों को चाहिए होता है, उनको अति आवश्यक होता है, उनको जो है माइक्रो एलिमेंट्स या फिर हम लोग दीर्घमात्रिक तत्व कहते हैं। याद रखिए, दीर्घमात्रिक तत्वों की संख्या जो है 10 होती है, यानी 10 प्रकार के। ये कई बार पूछा गया है कि जो मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है। दूसरा जो पार्ट है जिसको हम लोग माइक्रो एलिमेंट यानी कि लघु मात्रिक तत्व कहते हैं,
लघु मात्रिक तत्व कहते हैं, यानी माइक्रो एलिमेंट कहते हैं, माइक्रो एलिमेंट कहते हैं, माइक्रो एलिमेंट। ये माइक्रो एलिमेंट संख्या में कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो इस तरह पादपों को जो है उर्वरा के रूप में, या फिर ये भी कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स के रूप में जो है 16 प्रकार के जो है तत्वों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्बनिक पदार्थों की भी आवश्यकता होती है। ये तो आप मान लीजिए अकार्बनिक पदार्थ है जो खनिज के रूप में, जो एलिमेंट्स के रूप में आप दे रहे हो अलग अलग उर्वरों के रूप में, ठीक है। तो इस तरह से 16 प्रकार के तत्वों की जरूरत है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पादपों को दिया जाने वाला जो पोषण होता है, इसके बारे में हम लोग पहले बाद में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जो जंतुओं में होने वाला पोषण जो है ये अपने आप में एक बड़ा पैमाना है, और यहाँ से एग्जाम में बहुत बड़ा एक सेगमेंट क्वेश्चंस के रूप में आता है। आप लोग अक्सर आए दिन क्वेश्चन पेपर में देखते हैं, ठीक है। तो एक एक करके जिनके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, आइए देखिए। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है, ठीक है। आइए देखिए, अक्सर आप एक ऐड सुनते रहते हैं कि तुरंत ही शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा ग्लूकॉन डी जैसा। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स का संबंध इससे भी है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स है, एक ऐसा पोषक पदार्थ है जिसको ग्रहण करने से शरीर को तुरंत यानी कि इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ये इंस्टेंट एनर्जी सभी के बॉडी के लिए जरूरी होती है। जैसे आप कहीं घूमने गए, घूम के आए, बॉडी थक गया, या खेल के आए, बॉडी थक गया, तो आपके बॉडी को तुरंत एनर्जी चाहिए होता है। जो काम जो है सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट कर सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन 3 तरह के जो है मुख्य एलिमेंट से मिलकर बना होता है। हमेशा याद रखिएगा मित्रों कि इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 1:2:1 का होता है। कैसा होता है? 1:2:1 का होता है। तो हम कभी भी जब हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। क्यों लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पहले? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे सरल पोषक पदार्थ होते हैं जो जल्दी टूट जाते हैं और तुरंत जो है आपके शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स कई तरह के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हम लोग सामान्यतः अध्ययन में तो 3 प्रकार के पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग मोनोसैकेराइड कहते हैं, दूसरा डाइसैकेराइड कहते हैं, और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। तो उनके बारे में भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि आपके बॉडी के अंदर जो है अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स का अगर ऑक्सीकरण होता है, क्या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो उससे जो है 4.2 किलो कैलोरी, फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं कि अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो उससे आपके शरीर को जो है 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है मिलती है। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अगर कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम का जो है अगर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। एक्चुअली ऑक्सीकरण और ऑक्सीडेशन को सरल शब्दों में दहन भी कह सकते हैं या कंबशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम का अगर ऑक्सीकरण होगा तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है विमुक्त होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के और भी बहुत सारे यूजेज हैं जो आपको जो है इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट जो है 3 प्रकार के होते हैं। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वो कौन कौन से होते हैं? पहला जो है जिसको हम लोग कहते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब यहाँ पे इंग्लिश में ऐसे रहेगा मोनोसैकेराइड, ठीक है। दूसरा जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसको हम लोग कहते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड एक्चुअली डाइसैकेराइड जो होता है उसमें जो है वो ग्लूकोज होता है, या ग्लूकोज का जो सबसे कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे सरल जो है एलिमेंट होता है उसके 2 अणु होते हैं। तो इसको इसीलिए हम लोग डाइसैकेराइड के नाम से जानते हैं, सैकेराइड्स के नाम से जानते हैं। तीसरा जो है जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइसैकेराइड, नहीं बिल्कुल नहीं, पॉलीसैकेराइड। क्या कहते हैं तीसरे को? पॉलीसैकेराइड। तो तीसरा जो है उसको हम लोग पॉलीसैकेराइड के नाम से जानते हैं, पॉलीसैकेराइड, ठीक है।
पॉलीसेकेराइड। अब देखिए पॉलीसेकेराइड जो होता है सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होता है। क्या होता है मित्रों? सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। ये जल में जल्दी घुलनशील नहीं होता है, इसीलिए इसको टूटने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो इस तरह से 3 कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड। एक्चुअली जो मोनोसेकेराइड होते हैं, मोनोसेकेराइड में जो है वो ग्लूकोज के जो अणु होते हैं, ग्लूकोज के अणु बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, मोनोसेकेराइड इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसमें कार्बन के अणुओं की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और अगर डाइसेकेराइड की बात करें तो उसमें कार्बन के अणुओं की संख्या 12 या 11 या इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है मोनोसेकेराइड, और जो डाइसेकेराइड है उसमें कार्बन के अणुओं की संख्या 12 होती है। ठीक है, तो जैसे अब इसके एग्जांपल सिर्फ यही है। मान लीजिए C6H12O6 है तो ये तो ग्लूकोज हुआ, या फ्रक्टोज इसको कहते हैं, दो नामों से जानते हैं, या तो ग्लूकोज कहते हैं ग्लूकोज, या फिर इसको फ्रक्टोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन दो नामों से इसको जानते हैं, या तो ग्लूकोज कहते हैं नहीं तो फ्रक्टोज कहते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स होते हैं जिनका अलग अलग, जैसे मान लीजिए एक तो ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। ठीक है, तीसरा जो है मैनोज, क्या? मैनोज, मैनोज। चौथा जो है ट्राइओज, ट्राइओज, ट्राइओज। ये याद रखिए, कई बार ये इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जो है मोनोसेकेराइड है या डाइसेकेराइड है या पॉलीसेकेराइड है। तो अगर ये नाम आपके दिमाग पर है, अगर ये नाम आपको याद है कि ये मोनोसेकेराइड के हिस्से हैं, तभी आप आंसर अच्छी तरह से दे सकते हैं, अदरवाइज आपके आंसर गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्राइओज हुआ, मैनोज हुआ। एक और है जिसको हम लोग ग्लैक्टोज के नाम से जानते हैं, ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज के नाम से जानते हैं। और भी बहुत है ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज के बाद जो है एक और है जिसको हम लोग जो है ड्रक्सटोज के नाम से जानते हैं, ड्रक्सटोज के नाम से जानते हैं, ड्रक्सटोज के नाम से जानते हैं। ये अब देखिए इनका यूज क्या है। सबसे पहले तो देख लीजिए फ्रक्टोज जो है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये सबसे मीठा, द स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स या स्वीटेस्ट मोनोसेकेराइड के नाम से जाना जाता है। ये सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, ये उसके बाद जो यहाँ पे ड्रक्सटोज देख रहे हो, जैसे ज्यादातर जो है जो ड्रिपिंग कराई जाती है, जैसे अभी मान लीजिए आपको किसी तरह की निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन की समस्या हो गई, ठीक है, और आपको लाद कर ले गया प्राथमिक अस्पताल में, या फिर आपने डॉक्टर को कॉल किया, तो आता है सबसे पहले जो है ड्रिपिंग कराता है, जो ड्रक्सटोज की ड्रिपिंग कराता है आपके शरीर के अंदर, ताकि आपके शरीर में जो है जो रिहाइड्रेशन या जो डिहाइड्रेशन की समस्या है वो खत्म हो सके, आपके बॉडी को जो है ऊर्जा मिल सके। तो इस तरह से जो है ये जो है आपके मोनोसेकेराइड के उदाहरण है। हमेशा याद रखिए, फिर से देखिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ट्राइओज, ग्लैक्टोज और ड्रक्सटोज। ठीक है, और जिसमें हमने बताया आपको जो फ्रक्टोज है ये सबसे मीठा, क्या है? ये सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे मीठा है। ठीक है, अब दूसरा है उसको जो है हम लोग पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड कहते हैं। तो आइए देखते हैं डाइसेकेराइड में कौन कौन से डाइसेकेराइड हैं। डाइसेकेराइड के बारे में आइए देखते हैं। तो देखिए, डाइसेकेराइड का मतलब ये होता है जहां पर मोनोसेकेराइड के दो अणु आपस में मिलकर, आपस में जो है बॉन्डिंग करके, आपस में मिलकर जो है दो अणु आपस में मिलकर जो है जिस प्रकार के जो है कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग डाइसेकेराइड के नाम से जानते हैं। जैसे आपने अक्सर सुना होगा, अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिल जाएं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दो हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। याद रखिए मित्रों, अगर मैं यहाँ पे हिंदी में इनको नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लिखना नहीं है, आप लिख सकते हैं समझने के लिए। चूंकि इन सब शब्दों का ज़्यादातर इंग्लिश में प्रयोग किया गया है, इसीलिए मैं ज़्यादातर इसको इंग्लिश में लिख, लेकिन जहाँ तक जरूरत है मैं सारी चीज़ें हिंदी में भी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों मिलकर जो है किसका निर्माण करते हैं? सुक्रोज का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं? सुक्रोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में क्रिया कर लेते हैं, अगर ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल हैं, ग्लूकोज के अगर दो मॉलिक्यूल हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, अगर ये दो मॉलिक्यूल हैं तो ये माल्टोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? माल्टोज का, यानी माल्टोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद तीसरा जो है, जैसे मान लीजिए कि अगर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज आपस में मिल गया, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज अगर आपस में मिल जाता है
ग्लूकोज और ग्लैक्टोज ये भी आपने देखा, ये भी जो है एक मोनोसेक्राइड है और ये भी जो है एक मोनोसेक्राइड है। तो अगर ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज आपस में मिल जाते हैं तो ये कईयों बार पूछा गया है कि ये क्या मिलकर बनते हैं, तो मिलकर ये बनते हैं, क्या बनते हैं मित्रों, तो इनको हम लोग लैक्टोज कहते हैं। तो याद रखिए। अच्छा, आप में से मुझे कोई बताए कि लैक्टोज का मतलब क्या होता है। लैक्टोज जो है किस तरह के जो है खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थों में पाया जाता है। हाँ बिल्कुल राइट आंसर। जो लैक्टोज होता है वो जो है वो दूध या दही जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। तो ये लैक्टोज जो है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ हिंदी में भी, लैक्टोज जो है वो दूध जैसे या जितने भी जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है। समझ में आया। तो ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हमने 3 एग्जांपल्स लिए किसका, डाइसैकेराइड का, जिसके द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलकर सुक्रोज का निर्माण करते हैं। सुक्रोज अगर सीधी तरह से समझें तो चीनी, जो आप चीनी का सेवन करते हैं वो एक सुक्रोज ही है। चीनी जब टूटता है अपने 2 अणुओं में जब चीनी टूटता है तो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है और फ्रक्टोज बनाता है। तो बेसिकली आप ग्लूकोज चीनी भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर आपने देखा ग्लूकोज और ग्लूकोज ये 2 अणु आपस में मिलकर किसको बनाते हैं, माल्टोज को बनाते हैं। तो याद रखिए पाचन क्रिया में जो है, अगर मुख गुहा में जो है बकल कैविटी में जो पाचन की क्रिया होती है तो सबसे पहले याद रखिएगा मित्रों, सबसे पहले जो है स्टार्च डाइजेस्ट होता है और किस में बदलता है, माल्टोस में बदलता है। तो ये वही माल्टोस है जो पाचन की पहली क्रिया के द्वारा शुरू होता है। समझ में आया। अच्छा, तीसरा देखिए ग्लूकोज और ग्लैक्टोज ये दोनों आपस में मिलकर किसका बना है, लैक्टोज का निर्माण किया। समझ में आया। तो इस तरह से ये डाइसैकेराइड है और डाइसैकेराइड अगर टूटते हैं, अगर पाचन की क्रिया होती है और डाइसैकेराइड टूटते हैं तो सबसे पहले किनका निर्माण करते हैं, मोनोसैकेराइड का निर्माण करते हैं। बात समझ में आई। तो इस तरह से आपने मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड देखा। अब तीसरा देखिए जिसको हम लोग पॉलीसैकेराइड कहते हैं। पॉलीसैकेराइड अपने आप में एक विचित्र है। एक्चुअली पॉलीसैकेराइड जो है, पॉली नाम क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट के जो कुछ अणु है वो आपस में एक चेन श्रृंखला बना लेते हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, जल्दी टूटते नहीं है। जैसे अगर हम आपको एक बात आपसे पूछूं, पत्तों के ऊपर जो है जो सेलुलोज नामक एक पॉलीसैकेराइड पाया जाता है, तो क्या पत्तों को आप पानी में डाल देंगे तो तुरंत घुल जाएगा, बिल्कुल नहीं घुलेगा, उसको समय लगेगा, धीरे धीरे वो घुलेगा, सड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी, उसके बाद वो धीरे धीरे जो है खत्म होगा। इस तरह से जो है पॉलीसैकेराइड ये बहुत टफ होते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्टार्च है, स्टार्च आपको पता ही होगा स्टार्च किस चीज़ों में मिलता है। स्टार्च जो है माड़ में मिलता है, चावल का जो मांड होता है उसमें मिलता है, चावल में स्टार्च मिलता है, रोटी में स्टार्च मिलता है, मक्का में स्टार्च मिलता है, बाजरा में स्टार्च मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जौ में भी स्टार्च मिलता है। तो ये स्टार्च है। स्टार्च भी एक पॉलीसैकेराइड है। तो याद रखिए मित्रों, जब भी स्टार्च अपने आप को तोड़ता है या डाइजेशन के दौरान जब स्टार्च टूटता है तो किसका निर्माण करता है, हमेशा माल्टोज का निर्माण करता है। हमेशा याद रखिएगा कि स्टार्च जब टूटेगा तो सबसे पहले किसका निर्माण करेगा, माल्टोज का। तो जो स्टार्च होता है वो एक पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। स्टार्च किस तरह का जो है कार्बोहाइड्रेट है, तो स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। समझ में आया। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो पॉलीसैकेराइड होते हैं, पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो एक जटिल जो है कार्बनिक पदार्थ होते हैं या जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जो पॉलीसैकेराइड होते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो अपने अणुओं के साथ एक चेन रिएक्शन या चेन श्रृंखला बना लेते हैं, जिससे जो है आसानी से जल में घुलते नहीं हैं। समझ में आया। तो इनको जो है हम लोग पॉलीसैकेराइड कहते हैं। अब देखिए पॉलीसैकेराइड पाया कहाँ जाता है। तो सबसे पहले तो हमने आपको उदाहरण बताया। देखिए उदाहरण से ही आपके प्रश्न आते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन बेसिस आज तक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये एप्लीकेशन जो है कहाँ इनका यूज है या किस चीज़ में ये पाए जाते हैं, वहीं से प्रश्न आते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो है वो क्या है, सेल्यूलोज है। सबसे पहला सेल्यूलोज ये एक ऐसा पॉलीसैकेराइड। देखिए कहाँ पाया जाता है सेल्यूलोज। आप लोगों को पता है सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था सेल चैप्टर में, कोशिका चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कोशिका का जो सबसे बाहरी जो कोशिका भित्ति होती है यानी कि सेल वॉल होती है, वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। यानी कि वो किस तरह की कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड है। दूसरा मैंने एग्जांपल लिया, या आप देखेंगे सेल्यूलोज जो है बहुत तरह के सब्जियां जो होते हैं उन सब्जियों के जो है
उन सब्जियों के जो रेशे होते हैं उन रेशों में भी सेलुलोज की मात्रा होती है। और याद रखिएगा सेलुलोज की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये अपने अंदर जो है लगभग 80% जल धारण करता है। कितना? 80% जल अपने आप में धारण करता है। इसी वजह से सेलुलोज जैसी चीज़ें खाने पर जो है बॉडी के अंदर जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, या ये भी कह सकते हैं कि फैट जो है आसानी से डिजोल्व हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा जो कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग स्टार्च के नाम से जानते हैं, स्टार्च कौन सा है? तो स्टार्च है। स्टार्च भी एक पॉलीसेकेराइड है। ज़्यादातर किस में पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है, गेहूं पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, मक्का में पाया जाता है और जौ में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आलू में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है और इस तरह की चीज़ों में पाया जाता है। तो ये जो है स्टार्च एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो इन सब चीज़ों के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। इसके अलावा आपको जान के थोड़ा सा सरप्राइज आप हो जाएंगे, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं, कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जिनकी बॉडी जो है, जिनके बॉडी का ऊपर का बाहरी आवरण जिनके बॉडी का जो आउटर लेयर होता है वो भी एक तरह का पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, तो आउटर लेयर का मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो आपका ध्यान चला गया होगा, मैंने आपको जो है कवक में बताया था कि कवक का जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है, उसके बॉडी का जो बाहरी आवरण होता है वो किसका बना होता है? काइटिन का। बिल्कुल सही। तो काइटिन जो होता है ये भी एक तरह का पॉलीसेकेराइड है। काइटिन जो है ये भी एक तरह का पॉलीसेकेराइड है जो सूक्ष्मजीवों के बाहरी आवरण के ऊपर जो है पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, कुछ ऐसे जो है जीव भी हैं, जैसे कि मान लीजिए जो आर्थ्रोपोडा जीव हैं, आर्थ्रोपोडा जीव है, आर्थ्रोपोडा जो ऑर्गेनिज्म है, आर्थ्रोपोडा तरह के जो जीव होते हैं, इनके जो बाह्य कंकाल होते हैं, आर्थ्रोपोडा जो होते हैं, इनके जो बाह्य कंकाल होते हैं, आउटर जो है स्केलेटन होता है, ये भी किसका बना होता है? पॉलीसेकेराइड का बना होता है। किसका बना होता है? पॉलीसेकेराइड का बना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट जो है इन तीन चीज़ों में बेसिकली पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट जरूरी क्यों है शरीर के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? सबसे पहला काम कार्बोहाइड्रेट का होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ये एक सबसे बेसिक एलिमेंट है या सबसे जरूरी चीज़ है। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। याद रखिए कार्बोहाइड्रेट, ये कहीं आप नोट भी कर लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट कभी कभी जरूरत पड़ने पर लिवर के द्वारा, कार्बोहाइड्रेट कभी कभी जरूरत पड़ने पर लिवर के द्वारा फैट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब जाता है। ठीक है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो है विटामिन सी का भी प्रोडक्शन करता है। विटामिन सी हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि वो हमारे स्किन को सुरक्षा, यानी इस स्किन को जो है एक्सटर्नल प्रोटेक्शन देता है, इसीलिए विटामिन सी भी जरूरी है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के ये सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, अब जो दूसरा टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे वो है प्रोटीन। क्या है? शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि प्रोटीन जो होती है वो बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट्स होती है, यानी ऊतकों का विकास करने वाले ऐसे पोषक पदार्थ जो ऊतकों का विकास करते हैं। ऐसे पदार्थों को जो है अब ये प्रोटीन कैसे बनता है या इसकी उत्पत्ति कब हुई या किसने इसकी खोज की, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए 1930 में, कब मित्रों? 1930 में जे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने प्रोटीन की खोज की। कब की? 1930 में। ठीक है, जे बर्जीलियस नामक प्रोटीन की खोज की और उन्होंने बताया कि प्रोटीन जो है लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है, यानी एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। सीधी तरह से एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो आप ये समझ जाइए कि अगर एमिनो अम्ल की बात कर रहे हैं तो एमिनो अम्ल में क्या होता है? बेसिक एलिमेंट के रूप में क्या होता है? तो नाइट्रोजन होता है। इसीलिए जब भी हम प्रोटीनस पदार्थों का सेवन करते हैं या प्रोटीन जैसे पदार्थों को खाते हैं, ग्रहण करते हैं या उनका पोषक पदार्थ के रूप में जो है हम लेते हैं,
तो उससे जो भी पदार्थ जो है बाहर निकलता है, जो भी पदार्थ जो है डिस्चार्ज होता है, जो भी पदार्थ NH से बाहर निकलता है, वो पदार्थ जो होता है वो नाइट्रोजन युक्त होता है, या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इससे जो है अमोनिया जैसे अमोनिया NH3 जिसको कहते हैं, ठीक है, अमोनिया, यूरिया या ये यूरिया जो है यूरिक एसिड के रूप में निकलता है, यूरिक एसिड के रूप में निकलता है। अमोनिया और यूरिया जैसे यूरिक एसिड जैसे पदार्थ जो है डिस्चार्ज होते हैं, यानी कि बाहर निकलते हैं। समझ में आया? तो ये चीज़ है। इसका मतलब यह है कि प्रोटीन वाली चीज़ें अगर हम ज़्यादा सेवन करते हैं तो उससे जो है पेशाब लगने या जो यूरिन डिस्पोज करने की जो फीलिंग्स होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो 20 प्रकार के एमिनो अम्लों का जो है के द्वारा जो है मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारी बॉडी जो है लगभग इन 20 प्रकार के पदार्थों में जो है लगभग जो है प्रोटीन जो है 10 प्रकार के जो है पदार्थ अपने स्वयं अंदर बनाती है। प्रोटीनस पदार्थ का निर्माण बॉडी स्वयं करती है, बाहर से हम आउटर सोर्स के रूप में जो है बाकी के पदार्थ ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर जो है हम देख सकते हैं कि प्रोटीन जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये प्रोटीन मुख्यतः जो है 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से 3 प्रकार के प्रोटीन हैं? तो सबसे पहला जो है हम सरल प्रोटीन कहते हैं। सरल प्रोटीन यानी कि सिंपल प्रोटीन, सरल प्रोटीन। याद रखिए, ये जो सरल प्रोटीन है वो और कुछ नहीं बल्कि सिंपली जो है अमीनो एसिड होती है, यानी एमिनो अम्ल होते हैं। एमिनो एसिड यानी अमीनो अम्ल होते हैं, ठीक है। उदाहरण के रूप में आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए आपने एक प्रोटीन का नाम सुना है जिसको हम लोग एल्ब्यूमिन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? एल्ब्यूमिन, ठीक है। अब आप बताइए एल्ब्यूमिन कहाँ पाया जाता है या किस तरह के भोज्य पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे देखिए ये अंडा है ना, अंडे में 2 तरह के प्रोटीन पदार्थ पाए जाते हैं, 2 तरह के प्रोटीन पाया जाता है। जो इसमें व्हाइट वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग कहते हैं एल्ब्यूमिन। इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं एल्ब्यूमिन। और ये कई बार पूछा गया है कि अंडे के जो सफेद वाले भाग होता है उसमें किस तरह का प्रोटीन पाया जाता है, तो आपका आंसर तुरंत क्या होगा? एल्ब्यूमिन होगा। अच्छा, जो दूसरा जो येलो वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग यॉक कहते हैं या पीतक कहते हैं, येलो वाला भाग होता है, इसमें ग्लोब्यूलिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लोब्यूलिन। ये प्रोटीन जो है किसमें पाया जाता है? तो ये दोनों ही सरल प्रोटीन है, ये दोनों ही सिंपल प्रोटीन है जो बेसिकली एमिनो एसिड के रूप में पाए जाते हैं। तो पहला एल्ब्यूमिन बताया, दूसरा मैंने ग्लोब्यूलिन बताया। तो इस तरह के सरल प्रोटीन होते हैं जो सिर्फ एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। जो दूसरा प्रोटीन होता है इसको संयुक्त या संयुग्मी प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। कौन सा प्रोटीन दोस्तों? संयुक्त प्रोटीन बोलते हैं, संयुक्त प्रोटीन या इसको जो है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिए, जो संयुग्मी प्रोटीन होते हैं या संयुक्त प्रोटीन होते हैं, बेसिकली संयुक्त जो प्रोटीन होते हैं ये बेसिकली 2 सरल प्रोटीनों से मिलकर बने होते हैं। 2 सरल प्रोटीनों से मिलकर तैयार हुए प्रोटीन होते हैं जो ज़्यादातर जो है खाद्य पदार्थ जो हम बाहर के रूप में लेते हैं या कुछ ऐसे जटिल पदार्थ जो हम लोग मांस, मछलियों इत्यादि में पाते हैं, वो ज़्यादातर जो है वो संयुक्त प्रोटीन होते हैं, ठीक है। और जो तीसरा प्रोटीन होता है इसको हम लोग कहते हैं जो तीसरा प्रोटीन होता है इसको हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। अब ये व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होता है, जिसको हम लोग डिराइव्ड प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। व्युत्पन्न, यहाँ पे हाँ, व्युत्पन्न प्रोटीन जिसको हम लोग डेराइव्ड प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली ये जो प्राकृतिक प्रोटीन है, ये जो नेचुरल प्रोटीन पाया जाता है, इस नेचुरल प्रोटीन से ही जो है अगर हम सिंथेटिक तरीके से अगर हम कोई प्रोटीन का निर्माण करते हैं तो उसी को हम लोग व्युत्पन्न प्रोटीन की संज्ञा देते हैं। तो इस तरह से 3 तरह के प्रोटीन जो है हमारे बॉडी के अंदर या हमारे भोज्य पदार्थ के रूप में हमें चाहिए होता है। समझ में आया?
ये तीनों प्रकार के प्रोटीन समझ में आए? अच्छा ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं कि ये प्रोटीन की अगर कमी हो जाए तो हमें किस तरह का रोग हो सकता है, या क्या ऐसा व्याधियां, शरीर को ऐसी कौन सी व्याधियां, ऐसा कौन सा रोग हो सकता है अगर इन प्रोटीन की कमी होनी शुरू हो जाए। तो सबसे पहला रोग जो बहुत ही चर्चित है, जिसके बारे में आप लोग हमेशा सुनते हैं, सबसे पहला रोग जो होता है, जिसको हम लोग, जो ज्यादातर बच्चों में होता है, जिसको कुपोषित रोग के नाम से भी जानते हैं, वो उसका नाम है क्वाशीयोरकर। क्वाशीयोरकर। देखिए ये क्वाशीयोरकर की जो मेल न्यूट्रिशन के द्वारा, यानी कि कुपोषण के कारण होने वाला रोग है। एक्चुअली इसकी विशेषता क्या है, क्वाशीयोरकर की विशेषता क्या है दोस्तों, इसमें जो बच्चा होता है ना, उसका पूरा शरीर का जो पैर है और हाथ है, ये सब बहुत दुबला पतला हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है उसका पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकल आता है। मेरा भी थोड़ा निकला हुआ है लेकिन उतना भी नहीं है, तो बाहर निकल जाता है इस तरह से। ये ज़्यादातर बच्चों में होता है, ठीक है। तो पहली बीमारी है। दूसरी बीमारी जो है, जिसको हम लोग मैरास्मस के नाम से जानते हैं, मैरास्मस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये एक किस तरह की बीमारी है? मैरास्मस भी एक तरह की बहुत ही जटिल और कुपोषित बीमारी होती है, और ज़्यादातर ये भी बच्चों में देखी जाती है। आप लोगों ने कभी कभी जो है सोशल मीडिया पर जो है बहुत सारे ऐसे पिक्चर देखे होंगे, जो अफ्रीकी आदिवासी बच्चे होते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा शिथिल हो जाती है, उनके चमड़े जो है या उनकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाती है, और वो दुबले पतले से होते हैं। वो भी प्रोटीन की कमी के कारण ही उसको मैरास्मस रोग के नाम से जाना जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण रोग है जिसको हम लोग एडेमा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एडेमा। एडेमा में क्या होता है दोस्तों? एडेमा में जो है, ये एक ऐसी बीमारी है कि इसमें जो है आपके बॉडी के जितने भी मृतक जो है अंगक हैं, या मृतक ऑर्गन्स हैं, या डेड ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपका नेल हुआ, नाखून हुआ, जैसे आपका हेयर हुआ, ठीक है, जैसे आपके पैर के नीचे की स्किन्स हुई, वो सब जो है डेड ऑर्गन्स है। एक्चुअली एडेमा बीमारी के दौरान जो है प्रोटीन की कमी के कारण जो है ये बीमारी होती है, और इस दौरान जो है नेल का झड़ना, यानी कि नेल फॉल होना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि बाल का झड़ना, बाल भी झड़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की भी बीमारियां जो है देखने के लिए मिलती है। सामान्यतः जो है मनुष्य के अंदर जो है जिस तरह के प्रोटीन की कमी हो रही है, उस तरह से जो है बाल का झड़ना और साथ में जो है स्किन का जो है सिकुड़ना, इस तरह की बीमारियां जो है अक्सर देखी जाती है। तो ये ज़्यादातर प्रोटीन के कारण ही होती है, इसीलिए प्रोटीन जो है हमको एक मात्रा में लेना आवश्यक होता है। अब देखिए ये कौन कौन से स्रोतों में जो है पाए जाते हैं। सबसे पहला स्रोत जो एक शाकाहारी स्रोत है, जिसको हम लोग कहते हैं सोयाबीन। बेसिकली जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन के बीज की बात कर रहा हूं मैं, वो आजकल जो सब्जियों में डाला जाता है, सोयाबीन का जो चंक होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, सोयाबीन के बीज की बात कर रहा हूं। देखिए यार, ये सोयाबीन के बीज में जो है 46% क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। दूसरे एक मशरूम जो है, यानी कि कवक की मैं बात कर रहा हूं, मशरूम में जो है वो 53% जो है प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी दलहनी फसलें हैं, जैसे अरहर की दाल हुई, मूंग की दाल हुई, चने की दाल हुई, या जिस तरह की अन्य दालों की मैं बात कर रहा हूं, तो जितने भी इस तरह की दालें हैं उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है, दालों में पाया जाता है। बेसिकली एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अरहर की दाल में कितने % प्रोटीन होता है? तो अरहर की दाल में जो है 18% प्रोटीन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? अरहर की दाल में 18% प्रोटीन पाया जाता है, 18% प्रोटीन उपस्थित होता है, ठीक है। चने की दाल में 26% प्रोटीन पाया जाता है। याद रखिए, चने की दाल में प्रोटीन ज़्यादा होता है, इसलिए इसको गलाने में भी टाइम ज़्यादा लगता है। तो चने की दाल में जो है कितना प्रोटीन पाया जाता है? 26% प्रोटीन पाया जाता है। इस तरह से जो है कई ऐसे प्रोटीन के सोर्स हैं जो हम दलहनी फसलों के रूप में लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों, प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत जो है मांस मछलियाँ भी होती हैं। तो याद रखिएगा, सबसे अधिक जो है प्रोटीन आपको, अगर मांसाहारी जो है अगर भोजन लेते हैं, तो सबसे अधिक प्रोटीन आपको जो है वो मीट में मिलेगा, उसके बाद मछलियों में मिलेगा, फिर मुर्गे में मिलेगा, और तब जाके अंडे वगैरह में मिलेगा। तो ये भी एक प्रोटीन के जो है अलग अलग स्रोत हैं, जो मांसाहारी और
मांसाहारी और शाकाहारी के रूप में मैंने आपको बताया। तो यही है आपके प्रोटीन और जिनके स्रोत वगैरह, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमारा बायोलॉजी का जो दूसरा पार्ट होगा वो न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक पदार्थ का ही होगा, जिसमें हम और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे कि फैट हुआ, जैसे कि विटामिन्स हुआ और जैसे कि मिनरल्स हुआ। ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। तो ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। थैंक यू।